नमो नमः। हार्दिक स्वागत आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं संज्ञा प्रकरण का एक और अपना महत्वपूर्ण सूत्र। अभी पिछले कुछ दिनों से हम संज्ञा प्रकरण यहाँ पर हल कर रहे हैं और संज्ञा प्रकरण के अंदर आज की कक्षा का अपना सूत्र रहेगा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिसको हम कोशिश करेंगे कि सरल से सरल तरीके से आपके सामने इसको हम प्रस्तुत कर सकें और आपको अच्छे से समझ में आ सके। सूत्र है अपना तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यहाँ इसकी वृत्ति लिखी हुई है तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न च एतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मितः सवर्ण संज्ञा स्यात्। इस तरह से इसकी वृत्ति भी यहाँ पे लिखी हुई है, सूत्र भी यहाँ पे लिखा हुआ। पहले हम सूत्र को समझेंगे, उसके बाद हम इसकी वृत्ति को भी आसानी से यहाँ पर समझेंगे। सूत्र के द्वारा सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये कौन सी संज्ञा करता है। संज्ञा करता है ये सवर्ण संज्ञा। याद रखिएगा कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यहाँ पे सवर्ण आता है, इसका मतलब ये सवर्ण संज्ञा करता है। संज्ञा विधायक जो जितने भी सूत्र हैं उनकी ये विशेषता आती है कि जो भी वो संज्ञा करते हैं वो सूत्र के अंदर उस शब्द का जरूर वहां पर वर्णन करते हैं। जैसे कि इसकी सवर्ण संज्ञा होती है, यहाँ पे सवर्ण लिखा हुआ है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम से सबसे पहला चीज कौन सी है कि ये कौन सी संज्ञा करता है, सवर्ण संज्ञा करता है। प्रश्न अगर परीक्षा में आता है कि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र लिखें, उसके लिए हमें लिखना है तुल्यास्य प्रयत्नम। अब अगर हम इसके पदच्छेद करते हैं सूत्र के अलग अलग, इसका अगर पोस्टमार्टम करते हैं, हम टुकड़े करते हैं, तो क्या क्या चीजें इसके अंदर से यहां पर निकल के आती है। सबसे पहले तुल्य, आश्य, और फिर प्रयत्नम और सवर्णम। इस तरह से तुल्य, आश्य, प्रयत्नम, सवर्णम। तुल्य आश्य, ठीक है, तालु आदि। तुल्य आश्य का मतलब हो गया तालु आदि जितने भी उच्चारण स्थान है ना। यहाँ पे अगर एक एक डिटेल एक एक को हम समझे यहाँ पे कि पहला वर्ण यहाँ पे शब्द जो था वो है तुल्य, मतलब तालु। तालु, आश्य, आश्य का मतलब यहाँ पर हो गया आदि, है ना। आदि, आदि का मतलब जैसे कंठ, तालु, सारे आ गए। ये कंठ, तालु, मुर्दा, दंता, जितने भी उच्चारण स्थान अपने हैं इसे यहाँ पे कह सकते हैं उच्चारण स्थान। जितने भी उच्चारण स्थान है उनके लिए यहाँ पर शब्द आया है आस्य। प्रश्न अगर परीक्षा में अपने आता है कि तुल्यास्य प्रयत्नम, यहाँ पर आस्य शब्द किसके लिए आया है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उच्चारण स्थानों के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। आस्य का प्रयोग उच्चारण स्थानों के लिए। प्रयत्नम, प्रयत्न, ठीक है। और सवर्ण यानी समान वर्ण, उनकी समान वर्ण से संज्ञा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। प्रयत्न की बात अगर यहाँ पर करें तो प्रयत्न से यहाँ पर प्रयत्न दो होते हैं, लेकिन यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न के लिए ही ये शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। बाह्य प्रयत्न के लिए यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है। बाह्य प्रयत्न का सवर्ण संज्ञा में कोई प्रयोजन यहाँ पर नहीं रहता है, इसमें सिर्फ आभ्यंतर प्रयत्न का ही इसके अंदर प्रयोजन होता है। इस तरह से यहाँ पर केवल आभ्यंतर प्रयत्न का ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सवर्ण संज्ञा तो होती है, सवर्ण से सवर्ण संज्ञा, ठीक है। तो इस तरह से अपना सूत्र है तुल्य आश्य प्रयत्नम सवर्ण संज्ञा स्यात्। तुल्य आश्य का मतलब हो गया तालु आदि उच्चारण स्थान, और प्रयत्न का मतलब हो गया केवल आभ्यंतर प्रयत्न। प्रश्न ये भी परीक्षा में आ सकता है कि सवर्ण संज्ञा में किस प्रयत्न का प्रयोजन होता है, तो यहां पर हम कहेंगे आभ्यंतर प्रयत्न का ही सवर्ण संज्ञा में प्रयोजन होता है, बाह्य प्रयत्न का यहां पर नहीं होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी वृत्ति की ओर। तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न है च एतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मितः सवर्ण संज्ञा स्यात्। तालु आदि उच्चारण स्थान, सारे उच्चारण स्थान आगे। तालु आदि का मतलब कंठ, तालु, मुर्दा, दंता, जो भी उच्चारण स्थान अपने हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आगे तालु आदि उच्चारण स्थान। उसके बाद में देखो यहाँ पे आभ्यंतर प्रयत्न लिखा हुआ है। प्रयत्न किसके लिए आया है, केवल आभ्यंतर के लिए। तालु आदि उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्न
आभ्यंतर प्रयत्न च एतद्वयम्, तालु आदि उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्न दोनों जिन वर्णों के तुल्य यानी समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा कोई वर्ण जिसका उच्चारण स्थान भी सेम है, ठीक है, और उसका आभ्यंतर प्रयत्न भी सेम है, तो ऐसे वर्णों की यहां पर सवर्ण संज्ञा होती है। हल्का सा उदाहरण के लिए मैं आपको पहले आभ्यंतर प्रयत्न थोड़ा सा यहां पे हम सीख लेते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले स्पृष्ट, दूसरा ईषद, स्पृष्ट, ईषद, विव्रत, फिर है विव्रत और फिर है संवृत। ठीक है, इस तरह से यहां पर आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5। विव्रत के अंदर सारे स्वर यहां पर माने जाएंगे। इसमें ऊष्म वर्ण जिसमें स, श, और है यहां पर आया जाएगा। य, र, ल और व यहां पर आएगा। और यहाँ पे सारे स्पर्श वर्ण जिसमें क से लेकर के म तक के वर्ण जितने भी होते हैं वो सारे स्पष्ट के अंदर आते हैं। संवृत के अंदर हर्स्व दिशा में ह्रस्व प्रयोग दशा में आता है केवल, प्रक्रिया दिशा में तो विव्रत में ही आएगा। तो एक तरह से यहां पर आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, स्पष्ट, ईषद, विव्रत और संवृत। और कौन कौन से वर्णों का कौन कौन सा प्रयत्न होता है ये भी हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि कैसे लेकर के मैं तक का तो होता है स्पष्ट, क्योंकि स्पर्श वर्ण होते हैं। य, ल, का अंतस्थ वर्ण होते हैं तो इनका ईषद स्पष्ट। स का ऊष्म वर्ण होते हैं तो ईषद विव्रत, सारे स्वरों का विव्रत, और संवृत का प्रयोग होता है। संवृत का यहाँ पर वैसे भी अपने कोई सवर्ण संज्ञा में कोई प्रयोजन इसका नहीं रहता है, हम केवल विव्रत तक ही इसको मान के चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर हल्के से 1-2 उदाहरण यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे सवर्ण संज्ञा होती है, जिससे अपने को अच्छे से समझ में यहाँ पे आ सके। जैसे कि हमने यहाँ पे वर्ण ले लिया ए और आ, ठीक है, तो अब इसका यहाँ पे हम ले उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। अगर इन दोनों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं तो इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाती है, नहीं तो नहीं होगी। जैसे ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। आ का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। ठीक है, और आभ्यंतर का प्रयत्न होता है इसका विव्रत, सभी स्वरों का विव्रत होता है और आ का भी विव्रत होता है। तो देखो, इसका उच्चारण स्थान भी कंठ, इसका उच्चारण स्थान भी कंठ, इसका आभ्यंतर प्रयत्न भी विव्रत, इसका आभ्यंतर प्रयत्न भी विव्रत। तो एकीन आकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा यहां पर हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी इसकी? सवर्ण संज्ञा। और यही समझाता है हमारी को ये सूत्र कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा यहां पर हो जाती है। जिन जिन की सवर्ण संज्ञा हो जाती है उनका उनमें से किसी एक का माहेश्वर सूत्रों में उल्लेख नहीं है, जैसे कि ए का ही है, आ का यहां पर नहीं है। दूसरी तरफ और आगे अगर हम चले यहाँ पे, तो यहाँ पे ई की और दीर्घ ई की बात करें तो ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान ईचुयसा नाम तालु, तो इसका भी तालु, और इसका भी विव्रत तो इसका भी विव्रत। इस तरह से इन दोनों की भी सवर्ण संज्ञा यहां पर हो जाती है। इसी प्रकार से ऊ की और ऊ की भी हो जाती है। इसी प्रकार से री की और दीर्घ री की भी यहां पर सवर्ण संज्ञा हो जाती है। ठीक है, कुछ चीजें और मैं आपको इसमें ऐड करना चाहता हूं जो हमारे लिए बहुत मोस्ट है। एक सूत्र अपने यहां पर आता है जो है ना झलऊ।
अच्छे से समझ लेना इसको। सूत्र है अपना ना अ झलो। सूत्र के जब हम पदच्छेद यहां पे करते हैं तो ना अच हलो, ये सवर्ण संज्ञा का निषेध करता है, या एक नियम सूत्री से हम कह सकते हैं। ये हमारे को कुछ चीज बताता है कि यहां पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी अच और हलों की। अच, अच यानी स्वर, प्लस हल, हल यानी व्यंजन, इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, भले ही इनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न सेम हो, फिर भी इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। अच प्लस हलों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। अचों की और हलों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, स्वरों स्वरों की होगी, हलों हलों की हो सकती है, और स्वरों स्वरों की आपस में हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा आई, ए और आई, व ओ और औ, देखो इनके भी उच्चारण एकान ऐ का, ओकान औ का, इनके भी उच्चारण सेम ही होते हैं, समान ही होते हैं, लेकिन इनके आपस में ए ऐ ओ औ की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इनकी भी सवर्ण संज्ञा यहां पर नहीं होगी। प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाता है कि निम्न में से सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, ए, आ, ई और उ, ए और ऐ, इस तरह से आपके ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है कि इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। अगर इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती तो माहेश्वर सूत्रों में जो अपने एक माहेश्वर सूत्र आता है ना, ऐ औ च, ये आता ही नहीं। अगर इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती तो ये माहेश्वर सूत्र अपने आता ही नहीं, चौथे नंबर का केवल ए ओंग तक ही अपने माहेश्वर सूत्र रहते। तो ये भी याद रखना है, ए ऐ ओ औ की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। एक और चीज इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, री और री, री की और री की सवर्ण संज्ञा होती है, इनकी सवर्ण संज्ञा यहां पर मानी गई है। भले ही इनके उच्चारण स्थान री का मूर्धा होता है, री का दंता होता है, फिर भी यहां पर इनके उच्चारण स्थान अलग होने के बावजूद भी इनकी सवर्ण संज्ञा मानी गई है। और ऐसा किसने कहा था? ऐसा कात्यायन महोदय ने कहा था कि इनकी भी सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए। कब कहा था? उन्होंने एक वार्तिक बनाया था, री री वर्णयोः, री की वर्णों की मितः, री वर्णयोः मितः सावर्ण्यम वाच्यम। इस तरह से सावर्ण्यम वाच्यम, इस तरह से यहां पर एक वार्तिक बनाया था कात्यायन महोदय ने, और इस वार्तिक से उन्होंने समझाया था कि री की भी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है। तो इस तरह से आज की कक्षा का अपना प्रमुख सूत्र था तुल्यास्य प्रयत्नम, और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, और कौन सी संज्ञा करता है? सवर्ण संज्ञा करता है। कब करता है? जब इनके तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न अगर समान होते हैं तो वहां पर सवर्ण संज्ञा होती है, जैसे कि ए की, आ की, ई की, उ की, ऊ की। इसी प्रकार से री की संज्ञा यहाँ